बाद हम बात करते हैं सैलरी बेसिक कंपोनेंट्स। सैलरी जब भी आप फॉर्म 16 रीड करेंगे या फिर कोई भी सैलरी स्लिप जो आप स्टडी करते हैं देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक एम्प्लॉइज को जो सैलरी पे की जाती है वो हो सकता है बाय द नेम ऑफ सैलरी पे की जाती हो या फिर इसको कई कंपोनेंट्स में कई टुकड़ों में बांटा गया हो, जैसे कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन। तो हो सकता है किसी एम्प्लॉय को सिर्फ बेसिक पे दी जाए, डियरनेस अलाउंस ना दिया जाए, बोनस ना दिया जाए, कमीशन ना दिया जाए। हो सकता है किसी को बेसिक पे के साथ डियरनेस अलाउंस दिया जाए, बोनस ना दिया जाए, कमीशन ना दिया जाए। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पर कि वो जो सैलरी पे करता है एम्प्लॉय को उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रखे गए हैं। तो अगर जब भी आप किसी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बात करते हैं तो उसकी सैलरी के अंदर अगर आपको कोई बेसिक पे दिखाई देती है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। अगर कोई डियरनेस अलाउंस दिखाई देता है वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। अगर कोई बोनस मिला है वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। और अगर कोई कमीशन मिलता है, बहुत सारे जो है टर्नओवर का टारगेट जब आप अचीव करते हैं, इन केस ऑफ मार्केटिंग पर्सनल आप देखते हैं कि एक कमीशन भी दिया जाता है इन एडिशन टू सैलरी, तो वो कमीशन भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। और ये सभी कंपोनेंट्स आपके टैक्सेबल होंगे अंडर दी हेड सैलरी। तो दैट मींस जो बोनस आपको रिसीव होगा वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, जो कमीशन आपको रिसीव होगा वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, जो डियरनेस अलाउंस आपको रिसीव होगा वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। तो अगर मैं बात करूं बेसिक पे की, तो बेसिक पे इज द इसेंशियल कंपोनेंट which is paid for the skills, qualifications, experience, expertise for the working of the employee. Basic pay is the essential component of salary. तो जो एम्प्लॉय की स्किल्स है जिसके लिए उसको हायर किया गया है, उसका जो एक्सपीरियंस है जिसका यूज किया जा रहा है, उसकी जो एक्सपर्टीज है, उसकी जो वर्किंग्स है जिसका बेनिफिट लिया जा रहा है, तो उनके लिए जो अमाउंट पे की जाती है वो कहलाती है बेसिक पे। और बहुत बार बेसिक पे के अलावा भी बहुत सारी अमाउंट्स एम्प्लॉय को पे की जाती है, तो उन्हीं में से एक डियरनेस अलाउंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक पे की, तो बेसिक पे इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको 100 रुपीज बेसिक पे रिसीव हुए हैं तो ये 100 रुपीज क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। हाँ, आप डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 जो हमने 3 डिडक्शंस अभी तक डिस्कस की, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस के रिगार्डिंग डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स के रिगार्डिंग जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। It is the amount of money which is given by employer to employee for his basic work and qualities like qualification, experience and expertise. In other words, it is a standard rate of pay before additional payments such as allowance, bonus, commission, etc. तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड पेमेंट है जो एम्प्लॉय को की जाती है, उसके अलावा और बहुत सारी पेमेंट्स की जाती है जो अलाउंसेस कहलाती है, बोनस कहलाती है, कमीशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं डियरनेस अलाउंस की, जिसको बेसिकली कहा जाता है महंगाई भत्ता। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इन्फ्लेशन के लिए कंपनसेट करता है, जो महंगाई डे बाय डे इंक्रीज होती है उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एम्प्लॉय की वो इंक्रीज होती है, तो ऐसे में उसको महंगाई भत्ते के नाम पर एक अलग से अमाउंट पे की जाती है। हालांकि प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जनरली उनको डियरनेस अलाउंस पे किया जाता है। डियरनेस अलाउंस इज एन अलाउंस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स इन इंडिया। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी जो है डियरनेस अलाउंस पे किया जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली यह जो अलाउंस है डियरनेस अलाउंस बाय द गवर्नमेंट
जो एम्प्लॉयर्स है उनके द्वारा पे किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज को पे करती है। डियरनेस अलाउंस इज ए कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस पेड टू एम्प्लॉयज टू कंपनसेट फॉर इंक्रीज इन प्राइस। तो जो महंगाई इंक्रीज होती है, महंगाई बढ़ती है, जिसकी वजह से रहना सहना खाना पीना सब महंगा हो जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए जो है डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। इट इज जनरली अलाउड एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक पे। तो जनरली ये एक बेसिक पे का परसेंटेज होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए किसी की जो सैलरी है वो 20,000 पर मंथ है, तो उसका 30% जो है 6,000 रुपीज पर मंथ उसको डियरनेस अलाउंस पे किया जाता है। तो यह कोई भी परसेंटेज हो सकती है, एज सच कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है। In other words, it is an allowance paid to government employees to compensate the impact of inflation. और ये क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। तो इट मींस चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को जो है, सॉरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को जो है डीएनएस अलाउंस दिया जाए, या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को डीएनएस अलाउंस दिया जाए, ये सभी के हाथ में टैक्सेबल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एम्प्लॉय है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो जो आपकी बेसिक पे है वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, और जो आपका डीएनएस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता है, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। उसके अलावा बोनस, तो आप सबको पता है कि जो ईयरली बेसिस पर कुछ ना कुछ एडिशन, इन एडिशन टू सैलरी कुछ अमाउंट पे की जाती है एम्प्लॉयज को, जिसे बोनस कहा जाता है। कुछ लोग इसे फेस्टिवल्स पर पे करते हैं, लाइक होली, दिवाली एक्सेट्रा, और कुछ लोग इसको जो है स्टैंडर्डली जो इन द एंड ऑफ द ईयर पे करते हैं। तो किसी भी टाइम यह पे किया जाए, प्रीवियस ईयर में जितना बोनस आपको रिसीव होगा वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। कुछ इंडिया के अंदर कुछ कानून भी है, जैसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो बात करता है सर्टेन एम्प्लॉयज को जो बोनस की पेमेंट है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ऐसे में चाहे वो किसी कानून के जरिए बोनस पे किया गया हो या फिर वॉलेंटरली जो है बोनस पे किया गया हो, दोनों ही केस में यह फुल्ली टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इट इज ए सम ऑफ मनी पेड टू एन एम्प्लॉय as a reward for good performance or to do due to extra profits earned by company। तो कई बार आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपको बोनस मिलता है, और कई बार जब एम्प्लॉयर जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करती है तो वो खुश होकर जो है बोनस डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इट कैन बी ओकेजनली पेड लाइक दिवाली बोनस एंड अदर फेस्टिवल बोनसेस। तो किसी भी टाइम आपको बोनस पे किया जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जितना बोनस आप रिसीव करेंगे वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो अभी तक हमने देखा बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और बोनस, ये क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। इसके बाद बात आती है कमीशन की, फीस की। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने के लिए, कुछ टारगेट्स अचीव कराने के लिए जो है एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है, जिसको कमीशन कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट for extra work is called as commission or fees. It can be linked with sales. यह सेल्स के साथ भी लिंक हो सकती है, या किसी और जो है परचेज के साथ भी लिंक हो सकती है, पेमेंट्स के साथ भी लिंक हो सकती है, रिसिप्ट के साथ भी लिंक हो सकती है। यह किसी भी जो है लिंकेज किसी के साथ भी की जा सकती है। इट इज ऑल्सो ए सर्टेन परसेंटेज लाइक डियरनेस अलाउंस। यहाँ पर भी एक सर्टेन परसेंटेज हो सकती है। मान लीजिए जितना सेल आप करेंगे उसका 1% आपको कमीशन मिलेगा। द डिफरेंस बिटवीन डियरनेस अलाउंस एंड कमीशन इज दैट कमीशन इज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो डियरनेस अलाउंस जो आपको दिया जाता है वो रिलेटेड टू इन्फ्लेशन है, महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉय को दिया जाता है। जबकि जो कमीशन है वो उसके एक्स्ट्रा वर्क के लिए, उसकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए उसको पे किया जाता है। तो कई बार आप देखते हैं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है और इनको एक टारगेट दिया गया कि अगर ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओवर एंड अबाउट 10 लाख रुपए सेल करेंगे तो जो है इनको कमीशन दिया जाएगा 1% का। तो ये मान लीजिए 12 लाख रुपए की सेल करते हैं और ऐसे में 12 लाख रुपए पर इनको 1% 12,000 रुपए का कमीशन दिया जाता है। तो यह कमीशन क्या माना जाएगा, सैलरी माना जाएगा। इनकम अंडर दी हेड सैलरी टैक्सेबल होगा। तो यहां पर जब हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को डिस्कस किया था तो वहां पर आपने देखा था
कि बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस और अलाउंसेस के अंदर डियरनेस अलाउंसेस, ये क्या है, ये फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन इनके अलावा और जो अलाउंसेस हैं वहां पर कुछ कुछ केसेस में एग्जम्पशंस दी गई हैं, तो ऐसे में हम वो एग्जम्पशंस कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस पोर्शन जो होगा वो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो ये आपके बेसिक कंपोनेंट से जो आपको जो है किसी भी इंप्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात आई अलाउंसेस की। तो अलाउंसेस मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक पेमेंट की जाती है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। अलाउंसेस मींस ए फिक्स सम पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब फिक्स अमाउंट एम्प्लॉय को पे की जाती है वो अलाउंसेस कहलाती है। और ये स्पेसिफिक पर्पस कोई भी पर्पस हो सकता है ऑफिशियल पर्पस के लिए पेमेंट की जा रही हो, और हो सकता है पर्सनल पर्पस के लिए यह पेमेंट की जा रही हो। तो बेसिकली जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए फिक्स अमाउंट जो है एम्प्लॉय को दी जाती है तो ये कहलाती है अलाउंसेस। और यहां पर सबसे मेन बात है, जब अलाउंसेस पे किया जाता है एम्प्लॉय को, तो ऐसे में जिस पर्पस के लिए यह अलाउंसेस दिया जाता है, एम्प्लॉयर के द्वारा यह कंफर्म नहीं किया जाता कि ये जो अलाउंसेस दिए गए हैं क्या वो उस पर्पस के लिए यूज किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। अगर मैं बात करूं एग्जांपल ऑफ अलाउंसेस की, तो आप सब ने जो है बहुत कॉमनली सुना है हाउस रेंट अलाउंस। तो बेसिकली जो एम्प्लॉय रेंट पे करता है उसको कंपनसेट करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। उसी तरह टिफिन अलाउंसेस जो एम्प्लॉयज के लंच के लिए उनको दिया जाता है। उसी तरह मेडिकल अलाउंसेस जो उसकी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए उसको पे किया जाता है। तो बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो डे टू डे लाइफ के अंदर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को पे किए जाते हैं। और हमें बेसिकली ये देखना है कि जो वो अलाउंसेस पे किए गए हैं क्या उन पर कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है। अगर कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है तो वो एग्जम्पशन हम अलाउ करेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस आपका इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि अलाउंसेस को इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल किया जाता है, तो यह बात कहां कही गई है। तो सेक्शन 2 क्लोज 24 में बेसिकली बताया गया है कि इनकम्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो वहां पर बताया गया कि सेक्शन 17 क्लोज 2 एंड क्लोज 3 के अंदर जो परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की बात की गई है वो क्या मानी जाएंगी, इनकम मानी जाएंगी। और सेक्शन 17 के तहत वो जो है इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगी। ये तो बात है परक्विजिट्स की और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की, जिसको हम अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्लोज 3A के अंदर बताया गया, सब क्लोज 3A के अंदर एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट अदर देन परक्विजिट्स। परक्विजिट्स के अलावा जो अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस specifically granted to the SSC to meet expenses wholly, necessarily and exclusively for the performance of duties of an office or employment of profit। मीन्स अगर कोई अलाउंस अलाउ किया जाता है, इंप्लॉइज को प्रोवाइड किया जाता है, और वो जो अलाउंस पे किया गया है वो ऑफिस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, तो वो क्या माना जाएगा, इंप्लॉइज की इनकम माना जाएगा। अब एक बात आई कि सर ऑफिशियल एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए एम्प्लॉय को कोई पेमेंट की गई तो उसको इनकम क्यों माना जाए। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई जो है वो एम्प्लॉयर है और ये जो है एम्प्लॉय है। मिस्टर एक्स को किसी वजह से मान लीजिए ये जो है दिल्ली में जॉब करते हैं, किसी वजह से इनको मुंबई जाना पड़ा, और वो जाना पड़ा जो जॉब ये कर रहे हैं उस जॉब के अंदर कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। दैट मीन्स मिस्टर वाई ने कहा कि आप क्या करें, आप मुंबई चले जाएं, और जो एम्प्लॉयर है, जो बिजनेस है, उसका कोई वर्क जो है, उसका कोई काम जो है वो मुंबई जाकर फिनिश करना है। तो ऐसे में मिस्टर एक्स क्या
किया उन्होंने, वो मुंबई चले गए और मिस्टर वाई के द्वारा एक अलावेंस दिया गया, मान लीजिए टूर अलाउंस दिया गया, और इसके लिए उनको 50,000 रुपए की पेमेंट की गई। तो यहां पर कहा गया कि ये जो 50,000 रुपए है, ये इंप्लॉइज के हैंड में क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी, और इंप्लॉइज के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। तो यहां पर देखने में ऐसा लगता है कि मिस्टर एक्स के हैंड्स में ये जो 50,000 रुपए है, इनको इनकम नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ऑफिशियल पर्पस के लिए इनको दिए गए हैं ये पैसे, और कहीं ना कहीं ये जब मुंबई में जाएंगे, मुंबई जाने में, मुंबई रहने में, वहां पर ये खर्च हो जाएंगे, तो मिस्टर एक्स के हाथ में ये इनकम क्यों माने जाए? तो हम देखेंगे जब ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई अलावेंस दिया जाता है, कोई अमाउंट दी जाती है, तो उस केस में जितना वो अलावेंस होगा उसमें से हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड, और जो बैलेंस अमाउंट होगी वो हम टैक्सेबल करेंगे इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो अब शायद आपको अच्छा लगे कि मिस्टर एक्स को 50,000 रुपए दिए गए और उन्होंने ऑफिशियल पर्पस के लिए 40,000 रुपीज जो है वो खर्च कर दिए, और 10,000 रुपीज उनके पास बच गए। तो ऐसे में ये 10,000 रुपीज जो है वो क्या माने जाएंगे, मिस्टर एक्स के हाथ में इनकम माने जाएंगे अंडर द हेड सैलरी। उसी तरह यहां तो बिजनेस पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए जो अलावेंस दिया गया, लेकिन हो सकता है पर्सनल पर्पस के लिए भी अलावेंस दे दिया जाए। दैट मींस एम्प्लॉइज के जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उनको इनकर करने के लिए कोई अगर अलाउंस दिया गया है, तो वो भी क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। Any allowance granted to the SSC either to meet his personal expense at the place of duty of his office or employment of profit are ordinarily performed by him or at a place ordinarily resides, or to compensate him for the increased cost of living। तो बेसिकली जहां पर वो अपनी जॉब करता है, ड्यूटीज परफॉर्म करता है, वहां पर उसको कुछ अलाउंसेस दिए जाए, या जहां पर वो रहता है वहां पर कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए उसको अलाउंस दिए जाए, या फिर महंगाई जो इन्फ्लेशन है उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ अलाउंस दिए जाए। दैट मींस किसी भी पर्पस के लिए अगर जो अलाउंस दिए जाते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, वो भी क्या माने जाएंगे, अलाउंसेस माने जाएंगे, इनकम माने जाएंगे इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय, और टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी। तो ये बेसिकली बात बताई गई सेक्शन 2 क्लोज 24 के अंदर, और कहा गया कि जो अलाउंसेस आपको मिलेंगे, चाहे वो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिले, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए मिले, वो क्या माने जाएंगे, वो इनकम माने जाएंगे अंडर द हेड सैलरी। लेकिन हम देखेंगे सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 कुछ एग्जम्पशंस अलाउ करता है, ऑफिशियल पर्पसेस अलाउंसेस के केस में भी और पर्सनल पर्पसेस अलाउंसेस के केस में भी। तो बेसिकली यहां पर हम जो अलाउंसेस हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस जो एक स्पेसिफिक अलाउंस है, स्पेशल अलाउंसेस जिसमें हम देखेंगे ऑफिस पर्पस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए जब कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं टू दी एम्प्लॉय तो क्या होगा। उसके अलावा फॉरेन अलाउंसेस और एनी अदर अलाउंसेस, इनके अलावा और जो भी अलाउंसेस बच जाते हैं वो आपका एनी अदर अलाउंसेस के तहत कवर होंगे और फुल्ली टैक्सेबल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की, जो बहुत कॉमनली आपको सुनने को मिलेगा इन केस ऑफ ए सैलरीड पर्सन। जब भी आप किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपको 2 बातें देखनी है कि अगर जो एम्प्लॉय है उसको हाउस रेंट अलाउंस मिला है, और दूसरा वो कोई रेंट पे करता है। अगर ये 2 कंडीशन पूरी होती है तो उसको हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट जरूर मिलेगा। हाँ, अगर ना तो वो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव करता है, दैट मींस उसको जो सैलरी मिलती है उसमें कोई हाउस रेंट अलाउंस उसको नहीं मिलता है, या फिर वो कोई रेंट पे ही नहीं करता है, इन दोनों ही सिचुएशन में उसको हाउस रेंट अलाउंस के तहत कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो पेमेंट इन कैश और बाय बैंक बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड अलाउंस इफ एन एम्प्लॉयर पेड सम अमाउंट टू एम्प्लॉई फॉर टेकिंग ए हाउस ऑन रेंट इज कॉल्ड एज हाउस रेंट अलाउंस। तो जब आपको एक घर किराए पर लेने के लिए जब एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ पेमेंट दी जाती है उसको कहा जाता है हाउस रेंट अलाउंस।
तो मान लीजिए आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 20,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ का HRA आपको एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे में यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं लेस, क्लेम कर सकते हैं एग्जम्पशन, आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, एग्जम्पशन दिया जाएगा सेक्शन 10 क्लोज 13A के तहत। और वो जो एग्जम्पशन, वो जो अमाउंट आपकी आएगी, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी टैक्सेबल होगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो वो एग्जम्पशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सेक्शन 10 क्लोज 13A प्लस रूल 2A, रूल 2A के अंदर बेसिकली बताया गया है कि आप जो है HRA की एग्जम्पशन कैसे क्लेम करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सिंपल वर्ड्स के अंदर, वहां पर 3 कंडीशंस दी गई है। वो 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है। और उन तीनों कंडीशंस में जो अमाउंट आएगी, जो सबसे कम अमाउंट होगी, वो आपको जो है एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 13A। हाउस रेंट अलाउंस इज एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इन तीनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगी वो क्या मिलेगी, आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन दी गई, रेंट पेड, जो आप रेंट पे करेंगे माइनस 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, कि जितना आप रेंट पे करेंगे उसमें से आप अपनी सैलरी का 10% लेस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो आप यहां पर पुट करेंगे, रखेंगे। उसके बाद जितना आपको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ है वो आप सेकंड कंडीशन के अंदर रखेंगे। और तीसरा 40% ऑफ द सैलरी और 50% ऑफ द सैलरी। अगर आप मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली, इन 4 मेट्रो सिटीज के अंदर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं और इसके लिए आपको HRA दिया गया है, तो ऐसे में आप कितना रखेंगे, 50% ऑफ सैलरी। और अगर मान लीजिए इन चारों के अलावा और जो सिटीज है आप वहां पर रहते हैं, वहां पर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे में 40% ऑफ द सैलरी जो है आप कैलकुलेट करेंगे। और ये जो अमाउंट आएगी, इन तीनों अमाउंट में से जो भी लोवेस्ट होगी वो आपकी एग्जम्पशन होगी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 13A। तो बेसिकली HRA की एग्जम्पशन निकालने के लिए आपको 3 कैलकुलेशंस करनी है और इन तीनों कैलकुलेशंस में जो सबसे कम अमाउंट होगी वो आपकी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लोज 13A मानी जाएगी। इसमें से पहली कैलकुलेशन है, जितना भी आप रेंट पे करेंगे, मान लीजिए यहां पर आपकी सैलरी है 40,000 रुपीज पर मंथ और आपको 15,000 रुपीज पर मंथ का जो है HRA रिसीव होता है। तो यहां पर रेंट पेड आप कर रहे हैं मान लीजिए 18,000 पर मंथ। तो ऐसे में जो आपकी बेसिक सैलरी है वो है 40,000 पर मंथ, जो आपका HRA है वो है 15,000 पर मंथ, और जो आपकी रेंट पेमेंट है वो है 18,000 पर मंथ। तो आपको क्या करना है, रेंट पेड 18,000 इंटू 12 मंथ माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी हम देखेंगे, सैलरी कौन सी सैलरी, तो अभी के लिए आपको जो है 10% ऑफ 40,000 इंटू 12, तो यहां पर आपकी जो अमाउंट आ जाती है 2,16,000 माइनस 48,000, यहां पर आपकी अमाउंट आ जाती है 1,68,000। दूसरा HRA रिसीव, HRA के अंदर हमने देखा 15,000 इंटू 12, ये आपकी अमाउंट आ जाती है 1,80,000। और तीसरा 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। तो आपको देखना होगा कि आपको जो HRA दिया जा रहा है जिसके रिगार्डिंग, वो जो है आपके मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली के अंडर आता है या फिर किसी एनी अदर सिटी के अंडर। तो मान लीजिए हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में 50% ऑफ द सैलरी, तो सैलरी हमारी है 40,000 इंटू 12 इंटू 50%, तो ये आपकी अमाउंट आ जाती है 2,40,000। तो अब हमारे पास 3 अमाउंट्स आ चुकी है, 168 और 180 और 2,40,000।
इन तीनों में से जो सबसे कम होगी वो कम है 1,68,000 रुपए। तो दैट मीन्स हमें जो एग्जम्पशन मिलेगी वो 1,68,000 रुपए मिलेगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करना होगा। तो टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट कैसे होगा, जो आपने एचआरए रिसीव किया, एचआरए आपने रिसीव किया कितना, 1,80,000, 15,000 इंटू 12 महीने। तो यहां पर आप लेस करेंगे एग्जाम, एग्जाम आपका कितना हुआ, 1,68,000 रुपए। तो इसका मतलब 12,000 रुपए क्या है, टैक्सेबल एचआरए है। दैट मीन्स ये आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कौन सी सैलरी, जो आपकी सैलरी थी 40,000 पर मंथ, दैट इज 4,80,000 प्लस 12,000। तो आपकी जो सैलरी मानी जाएगी टैक्सेबल सैलरी, वो 4,92,000 रुपए मानी जाएगी। तो इस तरह जितने भी अलाउंसेस आपको मिलेंगे, आपको बेसिकली ये देखना है कि क्या कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है। अगर एग्जम्पशन अवेलेबल है तो जितनी अमाउंट एग्जम्पशन के तौर पर अवेलेबल होगी वो आप जो है लेस करेंगे, जितना आपने अलाउंस रिसीव किया है उसमें से, वो जो बैलेंस पोर्शन होगा वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अब यहां पर एक बात आई कि यहां पर लिखा गया रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। तो सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, जो हम 10% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी है जो कैलकुलेट करेंगे, तो उस सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके लिए यहां पर फोर्थ शेड्यूल रूल 2H में बताया गया, सैलरी इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस। तो दैट मींस जो आपको सैलरी मिलेगी वो प्लस अगर कोई डियरनेस अलाउंस है जो आपने रिसीव किया है, वो आपको जो है इंक्लूड करना होगा। एक्सक्लूड अदर अलाउंसेस एंड परकेजेस। तो कोई भी अदर अलाउंसेस जो आपको रिसीव हुए हैं या फिर कोई परकेजेट आपको मिली है, वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन इन केस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। और डीए के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि डीए भी दो तरह का हो सकता है, एक जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज किया जाए और एक अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट। दैट मीन्स जब हम देखेंगे कि जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, ग्रेजुटी है या फिर पेंशन है, तो बेसिकली वहां पर जो एम्प्लॉयर है वो अपनी टर्म्स रखता है। उस टर्म्स में वो बताता है कि जब किसी भी सैलरी की बात होगी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो वहां पर सैलरी के साथ क्या डीए को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर यह कहा गया है कि डीए को रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड किया जाएगा, तो आप सैलरी के साथ डीए को इंक्लूड करेंगे। और अगर कहा गया है कि डीए को एक्सक्लूड किया जाएगा, तो ऐसे में आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पर फोर्थ शेड्यूल रूल 2H के अंदर कहा गया, इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड। अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यह प्रोवाइड करते हैं कि डीए को इंक्लूड किया जाएगा, तो आप डीए को इंक्लूड करेंगे। अगर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यह कहा गया है कि डीए को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो आप डीए को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सेक्शन, ये तो हमने सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है डिस्कस किया। अगर मैं बात करूं सेक्शन 10 क्लोज 13A की, तो वहां पर बताया गया, एनी स्पेशल अलावेंस specifically granted to an SSC by his employer to meet expenditure actually incurred on payment of rent by whatever name called in respect of residential accommodation occupied by the SSC to such extent as may be prescribed, having regard to the area or place in which such accommodation is situated and other relevant considerations। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि रेंट के लिए अगर इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉय को कुछ अलाउंस दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, हाउस रेंट अलाउंस कहलाएगा। और इसके लिए रूल 2A में बताया गया है कि वो जो एग्जम्पशन है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लोज शैल अप्लाई। दैट मीन्स कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, अगर
द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी इज ओन्ड बाय हिम। जो एसएससी है, जो एम्प्लॉय है, वो अपनी ही बिल्डिंग के अंदर, अपनी ही प्रीमाइज के अंदर, अपनी ही अकोमोडेशन के अंदर अगर रह रहा है तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, रेंट पे नहीं कर रहा है। दूसरा, द एसएससी हैज नॉट actually incurred expenditure on payment of rent in respect of the residential accommodation occupied him। तो that means अगर वो कोई रेंट पे नहीं कर रहा है, तो मान लीजिए वो किसी रिलेटिव्स के जो है अकोमोडेशन में रहता है और उसके लिए कोई रेंट पे नहीं करता है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो है उसको एचआरए की जो एग्जेम्पशन मिलती है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा इन क्लोज 13A। रूल 2A जो है यहां पर दिया गया है। रूल 2A जो बात करता है कि आप एचआरए की एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जो हमने 3 कैलकुलेशंस की थी उन्हीं के बारे में बताया गया है। द अमाउंट विच इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। कौन सी अमाउंट निकल कर आएगी जो आप टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट मीन्स एग्जम्पशन जो है, पोर्शन जो है वो आपका यहां पर निकल कर आएगा। तो पहले कहा गया द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सच अलाउंस रिसीव्ड बाय द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेलिवेंट पीरियड, दैट मीन्स एचआरए रिसीव्ड। दूसरी अमाउंट, द अमाउंट बाय विच द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी इन पेमेंट ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन occupied by him exceeds 1/10 of the amount of salary due to the SSC। तो जिसको हमने सिंपली वर्ड्स में लिखा था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और जिसको यहां पर लिखा गया है कि जो सैलरी का 1/10 अमाउंट होगा उससे ऊपर जितनी रेंट की पेमेंट है वो यहां पर आएगी। और तीसरी अमाउंट मैंने आपको बताई, जो अकोमोडेशन है अगर वो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास में सिचुएटेड है तो आप 50% ऑफ द सैलरी, और अगर एनी अदर सिटी है तो 40% ऑफ द सैलरी। तो ये तीनों ही बात जो है रूल्स के अंदर कुछ इस तरह से बताई गई है जिसको हमने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा है। तो इन तीनों कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो आपका लिस्ट, आपका जो सबसे कम अमाउंट निकल कर आएगा वो आप यहां पर जो है एग्जेम्पशन के तौर पर सेक्शन 10 क्लोज 13A में क्लेम करेंगे। उसके बाद सैलरी के रिगार्डिंग कहा गया सैलरी शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लोज H ऑफ रूल 2 ऑफ पार्ट A ऑफ द 4th शेड्यूल। तो मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स के अंदर शेड्यूल्स भी होते हैं, तो एक शेड्यूल है 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल के अंदर जो पार्ट है, पार्ट A के अंदर रूल 2 दिया गया है और उसमें क्लोज H के अंदर बताया गया है कि सैलरी क्या है। तो सैलरी वहां पर बताई गई है, सैलरी इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड। अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी तो डियरनेस अलाउंस को इंक्लूड किया जाएगा, बट एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंसेस एंड परकेजेस। बाकी जितने भी अलाउंसेस है, चाहे वो एचआरए है या फिर टिफिन अलाउंस है या फिर और कोई एनी अदर अलाउंस है, वो क्या है, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कोई परकेजेस है, कोई बेनिफिट्स, कोई फैसिलिटीज दी गई है, उसकी वैल्यू भी जो है यहां पर इंक्लूड नहीं की जाएगी। किस लिए इंक्लूड नहीं की जाएगी कि एचआरए के अंदर जो 10% ऑफ द सैलरी, 40% ऑफ द सैलरी, 50% ऑफ द सैलरी हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो सैलरी है वो यहां पर डिफाइन की गई है कि आप जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस सैलरी। इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है आपको प्रैक्टिस मॉड्यूल के अंदर दिए गए हैं, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिटेल में जहां पर भी आपको दिक्कत आती है वो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक दो एग्जांपल जो है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल सके कि एचआरए की एग्जम्पशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मिस्टर एक्स हैं जो एबीसी लिमिटेड में एम्प्लॉय हैं और मिस्टर एक्स को एबीसी लिमिटेड से 20,000 पर मंथ क्या मिलती है, बेसिक पे मिलती है, डियरनेस अलाउंस मिलता है 7,000 रुपीज पर मंथ, एंड हाफ ऑफ द डियरनेस अलाउंस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट्स अगर प्रोवाइड करेगी तो हम जब एचआरए की एग्जम्पशन कैलकुलेट करेंगे उसमें हम जो सैलरी लेते हैं तो हम क्या लेंगे, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का जो पर्पस के लिए जो डियरनेस अलाउंस होता है वो हम लेंगे।
और वो बताया गया कितना, हाफ, आधा, जितना डियरनेस अलाउंस मिलता है उसका आधा जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है। द एम्प्लॉयर हैज पेड बोनस 500 रुपीज पर मंथ, कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द टर्नओवर, और जो कि टर्नओवर है 20 लाख रुपीज। द एम्प्लॉयर पेड हिम हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉयर क्या देता है मिस्टर एक्स को, हाउस रेंट अलाउंस देता है कितना, 6000 रुपीज पर मंथ, और एम्प्लॉई रेंट पे करता है 7000 रुपीज पर मंथ, एंड वाज पोस्टेड एट आगरा, तो जो आगरा है वहां पर उसको पोस्ट किया गया है, वहां पर अकोमोडेशन ली गई है रेंट पर। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, तो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए हमें क्या करनी है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम इनकम अंडर द हेड सैलरी कैलकुलेट करेंगे, और इनकम फ्रॉम सैलरी में मैंने आपको बताया था जो आपकी बेसिक पे है 20,000 इंटू 12, तो 2,40,000 रुपए ये आपकी फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। उसके अलावा 7,000 इंटू 12 मंथ्स 84,000 रुपीज का डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद जो 5,000 रुपए पर मंथ का बोनस दिया गया फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, 500 रुपीज इंटू 12 मंथ्स 6,000 रुपीज। उसके अलावा कमीशन दिया गया 20 लाख रुपीज पर 1% जो आप कैलकुलेट करेंगे 20,000 रुपीज फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो ये जो बेसिक कंपोनेंट्स जो हमने देखे थे वो आपके फुल्ली टैक्सेबल होते हैं इन केस ऑफ एम्प्लॉय। उसके अलावा क्या मिलता है एम्प्लॉय को, HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो उसके लिए हमने देखा था 3 कंडीशंस, हमें जो है 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे में पहली कंडीशन बताई गई HRA रिसीव, तो HRA रिसीव कितना हुआ है 6,000 इंटू 12 मंथ्स, तो ये आपका आ गया 72,000। नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड हमारा है 7,000 इंटू 12 मंथ्स 84,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो हमें पहले सैलरी कैलकुलेट करनी होगी, और सैलरी यहां पर कौन सी, स्पेसिफिक सैलरी जो HRA की एग्जम्पशन के लिए अलग से कैलकुलेट की जाएगी। तो उसमें हमने देखा कि जो आपकी बेसिक सैलरी है वो इंक्लूड की जाएगी 2,40,000 रुपए, प्लस डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जो है हाफ जो है रिटायरमेंट बेनिफिट पर्पज के लिए जो यूज किया जाएगा वही ऐड होगा 42,000 रुपीज, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा जो आपको कमीशन मिलता है फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अगर कोई कमीशन मिलता है वो आपका इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर 20 लाख का 1% 20,000, तो इस तरह जो आपकी टोटल सैलरी आ जाती है वो यहाँ पर 3,02,000 रुपए आ जाती है। और इसका 10% दैट इज 10% ऑफ 3,02,000 30,200 रुपए। तो यहाँ पर जो दूसरी अमाउंट हमारी आ जाती है वो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाती है 53,800, और तीसरी 40% ऑफ द सैलरी और 50% ऑफ द सैलरी। तो जैसा कि आगरा में पोस्टेड है तो ऐसे में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, इनके अलावा अगर और कहीं जो अकोमोडेशन ली गई है तो ऐसे में 40% ऑफ द सैलरी, सैलरी है 3,02,000 इंटू 40%, तो हमारी अमाउंट आ जाती है 1,28,000। इन तीनों अमाउंट में से जो भी कम होगी लिस्ट ऑफ दीज वो आपकी एग्जम्प्ट होगी। तो अमाउंट जो आपकी एग्जम्प्ट होगी 53,800 रुपए। तो अब आपको टैक्सेबल पोर्शन निकालना है। टैक्सेबल पोर्शन आपको HRA मिला है 72,000, आप माइनस करेंगे एग्जम्प्ट 53,800, तो यहां पर जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपकी आ जाती है 18,200, तो 18,200 रुपए टैक्सेबल होंगे। तो इस तरह आपकी जो ग्रोस सैलरी आ जाती है 3,68,200 रुपए, जिसमें 2,40,000 रुपए की बेसिक पे, 84,000 रुपीज का डियरनेस अलाउंस, 6,000 रुपीज का बोनस, 20,000 रुपीज का कमीशन और 18,200 HRA जो कि टैक्सेबल पोर्शन है। तो हमारी टोटल सैलरी हो जाती है 3,68,200। उसके बाद यहां पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U से पहले आपको
सैलरी हेड में जो डिडक्शन है वो अलाउ करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको बताया था, एड होक बेसिस पर विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, ये डिडक्शन आपको मिल जाती है। उसके अलावा कोई डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस के रिगार्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है एम्प्लॉय को नहीं दिया गया। प्रोफेशनल टैक्स की कोई बात नहीं की गई है, तो प्रोफेशनल टैक्स की भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाती है 3,18,200 रुपए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आप लेस करेंगे, अगर कोई है तो वो है नील, तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है 3,18,200 रुपए, जिस पर आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे 3,410 रुपए। उसमें भी 5 लाख रुपए तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। तो इस तरह आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील आ जाती है। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सैलरी में 3 जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड किए जाएंगे, जो आपकी बेसिक पे है, प्लस जो डीए है, कौन सा डीए, जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, या फिर जो टर्म्स ऑफ द इंप्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करती है। और तीसरा अगर कोई कमीशन है, कौन सा कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इसके अलावा और कोई कमीशन है तो वो यहां पर नहीं लिया जाएगा। जो टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज है वो कमीशन यहां पर लिया जाएगा, और इन तीनों को इंक्लूड करने के बाद जो सैलरी आएगी उसका 40% जो है आप एचआरए एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए जो है लेंगे। 40% अगर अदर देन दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई है, और अगर दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई है तो ऐसे में 50%। तो इस तरह आपको जो है एचआरए की एग्जम्पशन कैलकुलेट करनी है। तो काफी सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप शेयर कर सकते हैं।